Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 8th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल. ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है. नाउ जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी के हाथों टोटल 13 लोगों की डेथ हो गई है इन नागालैंड. उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि हम इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे. सेकेंड विल टॉक अबाउट बीएसएफ के क्या पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है, किस एरिया में वो कितने एरिया तक एंटर कर सकते हैं, हम इसके बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे. देन विल मूव ऑन टू ओमिक्रॉन. जैसा हमें पता है कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है दैट इज कॉल्ड एज ओमिक्रॉन, बट ये माना जा रहा है अभी तक ये काफ़ी माइल्ड है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वेरिएंट्स. इससे पहले अल्फा बीटा एंड डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उसे काफ़ी कम है, काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन वेरिएंट. Then we'll talk about hydrogen sulfide and how it helps in suppressing the HIV. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि कैसे जो बिलियनर्स हैं उनका वेल्थ काफ़ी इंक्रीज हो गया है इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज़ अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल. देखिए, ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, जहाँ पे इंकरेज किया जाता है इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शंस को. इसका मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स एक साथ आकर यहाँ पर कल्चर को आपस में शो करते हैं और अपने आपस में कल्चर को शेयर करते हैं. नाउ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजीनियस फर्स्ट फेस्टिवल जो कि इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड. आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी ट्राइब्स हैं वो साथ में मिलकर इसको नहीं ऑर्गेनाइज करती है. यहाँ पर जो नागालैंड का स्टेट गवर्नमेंट है वही इसको ऑर्गेनाइज करता है. इसका मेन एम ये भी है कि इसके तहत इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है नागालैंड के अंदर. देन इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली, यानी कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. जैसा हमको पता है अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर चल रहा है, तो टेक्निकली भी हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट बहुत सारे ट्राइब्स ने मना कर दिया कि इसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे इस बार. ठीक है, एम क्या है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिवाइव द यूनिकनेस एंड द रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज. नागा के जितने भी ट्राइब्स हैं वो साथ में आकर इसकी जो अलग से एक कल्चरल हेरिटेज है उसको सर्वाइव करने की और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इन नागालैंड. यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड के लिए. नागालैंड के जितने भी ट्राइब्स हैं उन सबके लिए इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल. एंड ये जो फेस्टिवल है इट हैज़ बीन नेम्ड हॉर्नबिल आफ्टर अ बर्ड दैट इज हॉर्नबिल. यानी कि जो हॉर्नबिल बर्ड होता है ना, उसके नाम पर इसका नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल डाला गया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एडमायर्ड बर्ड ऑफ फॉर द नागाज. जो नागा ट्राइब है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है. नाउ दिस इज द हॉर्नबिल. ये फेस्टिवल जैसा हमने बात किया, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू दिस पर्टिकुलर बर्ड, एंड इट इज़ नोन फॉर दिस बर्ड इज नोन फॉर इट्स क्वालिटीज ऑफ ग्रैंड्योर एंड अलर्टनेस. ग्रैंड्योर का मतलब होता है जो उसका शो है, तो देखने में इतना अच्छा लगता है, और जो उसका अलर्टनेस है, इसके लिए नागाज जो है इस पर्टिकुलर बर्ड के नाम पर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. Now this bird is also closely identified with the social and cultural life of the Nagas. Nagas जो हैं इस पर्टिकुलर बर्ड के साथ काफ़ी अपने आप को रिजेंबलिंग महसूस करते हैं और अपने सोशल और कल्चरल लाइफ में इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. एज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस ट्राइबल डांसेस, सॉन्ग्स, फोकलोर्स, हर जगह कहीं ना कहीं हॉर्नबिल का डायरेक्टली जिक्र होता है. नाउ हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इट एक्सपोजेस द कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड री इन्फोर्सेज द आइडेंटिटी ऑफ द नागालैंड. यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल और जो हॉर्नबिल बर्ड है दोनों ही नागालैंड की आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज अबाउट बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. उसकी क्या क्या पावर्स हैं और कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है. सो लेट्स मूव ऑन. बीएसएफ का जो पावर्स हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएसएफ जो रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. जैसा हमें पता है इंटरनल सिक्योरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड कर दिया था बीएसएफ का जो पावर है अप टू 50 किलोमीटर इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम. तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पावर्स थी बीएसएफ की वो पहले काफ़ी कम थी. यानी कि पहले देखिए सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी, उसको इंक्रीज करके 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है. और इस पावर के अंदर क्या क्या आता है? टू अरेस्ट समवन, टू सर्च समवन या फिर टू सीज समवन. ठीक है, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को सर्च कर सकते हैं, किसी को सीज कर सकते हैं. कल हमने एफ्सपा के बारे में बात की थी. आई होप आपको कल के वीडियो के अंदर एफ्सपा समझ आ जाएगा. ठीक है, देखिए उसी से रिलेटेड ये है. एफ्सपा जो है वो किसके लिए होता है? स्टेट पुलिस के लिए, प्लस इंडियन आर्मी के लिए, प्लस जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए. बीएसएफ के जितने पावर्स हैं वो सबके सब बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968 के तहत दिए जाते हैं. उसके अंदर भी ये सेम पावर्स मिलती है अरेस्ट, सर्च या फिर सीज करने का. बट आपको ध्यान रखना है कि एफ्सपा की जितने पावर है वो सिर्फ उसी एरिया में होती है जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज होती है. बट ये बीएसएफ की पावर हर उस एरिया में होती है जहाँ जहाँ पर उनको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पावर दी जाएगी. ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ने इससे पहले जो बीएसएफ की पावर थी गुजरात के अंदर अराउंड 80 किलोमीटर तक थी, उसको भी कम करके 50 किलोमीटर तक लिया है. मतलब कि यूनिफॉर्म पावर, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जहाँ पर ये चार स्टेट्स जो है, देखिए पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम और गुजरात, इन चारों में
पहले जितना भी होगा अब उसका जो पावर है सिर्फ 50 किलोमीटर तक होगा। मतलब इन पहले जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ पर पहले 15 किलोमीटर तक था, उसको इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर लाया गया है। एंड जो गुजरात है उसमें पहले 80 किलोमीटर हुआ करता था, उसको मतलब डिक्रीज़ करके 50 किलोमीटर तक किया गया है। ठीक है? अब देखिए 2014 के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके तहत बीएसएफ का पावर कहाँ-कहाँ तक था देखिए। इन द एंटायर स्टेट, इन द होल स्टेट ऑफ मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय, ये 5 स्टेट हो गए जहाँ पर पूरी तरीके से था। इसके अलावा गुजरात के अंदर टोटल 80 किलोमीटर तक था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 50 किलोमीटर तक था और पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम तक यहाँ पर 15 किलोमीटर तक था। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर देखिए मणिपुर, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ तो कंप्लीटली है, फुली है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात जो था उसका 80 किलोमीटर था, उसको कम करके 50 किलोमीटर पे लिया गया है। ठीक है? राजस्थान का देखिए राजस्थान का पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, तो इसका सेम है। और जितने भी पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम है, इनका पहले 15 हुआ करता था, इसको इंक्रीज करके 50 कर दिया गया है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है? अब देखिए इसका जुरिस्डिक्शन जो है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ कुछ पावर, जैसे कि बीएसएफ के पास जितनी भी पावर थी इन रिस्पॉन्स टू सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत उसके पावर को इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट के तहत जितनी भी पावर्स थी एंड पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जितनी पावर थी, इन्हीं पावर को इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है। मतलब जो 3 स्टेट्स थी उसमें 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो किया गया है वो सिर्फ इन तीनों के लिए किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ ऑल्सो हैज़ पावर्स टू अरेस्ट एंड सर्च अंडर दीज लॉज, मतलब इसी लॉ के अंदर किसी को भी सर्च या फिर अरेस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज अंडर एनडीपीएस एक्ट, जो नार्कोटिक्स एक्ट है उसके अंदर भी किसी को भी सर्च या अरेस्ट कर सकती है बीएसएफ, या फिर आर्म्स एक्ट के अंदर, मतलब किसी के पास अगर इलीगल आर्म्स मिलते हैं, या फिर कस्टम्स एक्ट या फिर कुछ और लॉज जो भी इस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, इनके तहत भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पावर्स को भी रिसेंटली चेंज नहीं किया गया, आपको ध्यान रखना है। पावर जो चेंज किए गए हैं वो सिर्फ इन तीनों के लिए किए गए हैं, यानी कि सीआरपीसी के लिए, पासपोर्ट एक्ट के लिए, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967 के लिए चेंजेस किए गए हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी एक्ट्स थे, यानी कि नार्कोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट और जितने भी बाकी एक्ट्स थे, उनका पावर अभी तक वैसा ही है जैसे पहले था, यानी कि 15 किलोमीटर तक है पंजाब, असम एंड वेस्ट बंगाल के अंदर, और गुजरात के अंदर अभी भी 80 किलोमीटर तक है। मतलब इनको चेंजेस नहीं किए गए हैं। आई होप आपको बीएसएफ के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब जो न्यू चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पंजाब की ये कुछ न्यू सिटीज़ हैं जो कि अब बीएसएफ के अंदर डायरेक्टली आ गए हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, फरीदकोट, ठीक है, बटाला, ये सब वो प्लेसेस हैं जो कि पहले इसके अंदर नहीं था। बिकॉज देखिए पहले सिर्फ 15 किलोमीटर तक था, तो बॉर्डर से 15 किलोमीटर काफ़ी कम हुआ करता था। अब उसको इंक्रीज करके जब 50 किलोमीटर तक किया गया है, तो ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सभी अब बीएसएफ के डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं असम, वेस्ट बंगाल, इन सब की बहुत सारे ऐसे ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि अब डायरेक्टली बीएसएफ के अंदर आ गए हैं। ठीक है? इससे पहले बीएसएफ के अंदर ये सब नहीं हुआ करते थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी प्रॉपर्ली कि कैसे कौन से स्टेट के अंदर इंक्रीज हुआ है एंड कौन से स्टेट के अंदर डिक्रीज हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जैसा हमें पता है कि कोविड का एक न्यू वेरिएंट है। ठीक है? अब इट इज कंसिडर्ड टू बी मच माइल्डर देन द अर्लियर वेरिएंट्स। जो इससे पहले बहुत सारे वेरिएंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उनसे काफी माइल्ड है। अभी तक का डेटा है, ध्यान रखना है आपको, दिस इज नॉट द फाइनल डेटा, अभी भी स्टडीज के बारे में चल रही है, बट अभी तक जो डेटा है इसके हिसाब से काफी कम है। नाउ इट अपीयर्स दैट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इट इज लिंक टू अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ डेथ, मतलब ये डेथ बिल्कुल कॉज नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो भी डेथ रेट है दैट इज जीरो कंपेयर्ड विद द प्रीवियस वेव्स ऑफ कोविड-19। इससे पहले भी बहुत सारे वेव्स आए थे, जैसा हमें पता था कि वो जब आते थे तो बहुत ज़्यादा हैवक क्रिएट करते थे, बट ओमिक्रॉन जो भी आया है, ओमिक्रॉन के कारण कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई अभी तक, यानी कि ऑल्दो इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं बट डेथ्स कॉज नहीं कर रहे हैं। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऐसे लोग हैं जो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, बट उनको भी यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। ऑल्दो देखो इसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस हो रखे हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड बहुत ज़्यादा डेडली बन सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई प्रूव नहीं मिला है हमें। इंडिया के अंदर ऑलरेडी टोटल 23 केसेस आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं सबके सब माइल्ड हैं, और सबके सब वो लोग हैं जो कि अफ्रीका से डायरेक्टली आए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं लोग को अभी तक हो रहा है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी न किसी पर्सन के आए हैं। इसके अलावा देखिए ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। नाउ साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्लेस है ग्वाटेंग के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है तशवानी डिस्ट्रिक्ट। इस तशवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओमिक्रॉन पहली बार मिला था, और वहाँ उसी प्लेस को ग्लोबल एपिसेंटर माना जाता है जहाँ पर ये आउटब्रेक बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे, यानी कि हर हफ्ते अराउंड 8,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मतलब नवंबर 21 एंड नवंबर 27 के बीच में जब ये केस आया था, मतलब ओमिक्रॉन के बारे में पता चला था, तब से हर हफ्ते लगा अराउंड 8,500 केसेस आ रहे हैं। एंड दिसंबर 3 आते आते ये 41,000 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के अंदर आ चुके हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है? बट स्टिल आपको ध्यान रखना है कि इसका डेथ जो है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ एक केसेस इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, बट ये डेथ कॉज नहीं कर रहा है।
अब हम समझते हैं, इसको कंपेयर करते हैं बाकी जितने भी वेव्स आए थे उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा वेव आया था जो कि अराउंड जुलाई 2020 में आया था, जो कि फर्स्ट वेव था जैसा हमें पता है। उसका जो कि केस रेट था, मतलब केस रेट मतलब कितने लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा था, इट वॉज अराउंड 18 पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब हर 1 लाख की पॉपुलेशन में 18 लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा था ये। और इसका डेथ जो था इट वॉज 2 पर मिलियन, मतलब हर यानी कि हर 10 लाख लोग में, सॉरी, हर 1 मिलियन लोग में अराउंड 2 लोग जो थे वो डायरेक्टली इससे जिनकी डेथ कॉज हो रही थी। नाउ देन केम द सेकंड वेव जो कि जनवरी 2021 में आया, ये बीटा वेव था। ये देखिए, फर्स्ट जो अल्फा वेव था, सेकंड आया बीटा वेव। बीटा वेव जो आया, इसका केस रेट जो था, देखिए पहले 18 था, इसलिए ये थोड़ा सा कम हो गया और ये 15 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन में आ गया। बट इसका जो डेथ रेट था, देखिए ये 2 से ज़्यादा हो गया, मतलब सेकंड वेव जो था दैट वाज कंपैरेटिवली मोर डेडली एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। ऑल्दो केसेस कम आ रहे थे, बट जिसको केसेस आ रहे थे ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। देन केम द थर्ड वेव। थर्ड वेव जो था जुलाई 2021 में आया और दैट वाज डेल्टा वेरिएंट के कारण आया था, जैसा हमें पता है, राइट। डेल्टा वेरिएंट के अंदर जो केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगे, जहाँ पर हर केस जो था 35 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन आने लगे, और वहाँ पर डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज इट वॉज अराउंड 4 पर मिलियन, मतलब हर 1 मिलियन लोग में अराउंड 4 केसेस यहाँ पर डेथ के आने लगे। अब देखिए, ये तो हो गए पहले 3 वेव्स। अब यहाँ पर अगर आप फोर्थ वेव यानी कि ओमिक्रॉन वेव को देखेंगे, तो यहाँ पर केस रेट तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देखिए 30 पर 1 लाख है, मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है। बट इसका पीक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसा पता है कि पीक इसका अभी आया नहीं है, अभी तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसका जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, इट इज़ जस्ट ओवर जीरो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है इसका डेथ रेट, एंड इवन लेस देन दैट, ठीक है। अल्फा वेव से तो बहुत ही कम है, अल्फा वेव का अराउंड 2 पर मिलियन था, ठीक है, इसका 0 पर मिलियन है, मतलब इसका बहुत ही कम है। अभी आपको चीज़ समझ आ गई होगी, बट द पॉइंट इज कि अभी इसका डिटेल एनालिसिस चल रहा है, अभी भी इट इज़ नॉट द फाइनल डेटा, ठीक है, इट इज स्टिल बिंग कंडक्टेड। इसका बहुत सारा डेटा अभी भी जो हम चेक करते रहे हैं, लगातार हम चेक कर रहे हैं, और इससे क्लासिकल पैटर्न्स वगैरह जो भी हमें पता चलते जाएंगे उसको हम अभी रिसेंटली धीरे धीरे शेयर करते जाएंगे लोगों के साथ। बट अभी तक का न्यूज़ यही है कि ये बहुत ही माइल्ड है, ठीक है, ये सिर्फ एक फ्लू टाइप सिम्टम्स प्रोवाइड कर रहा है और ये डेथ कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नो नीड टू पैनिक। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज एचआईवी। एचआईवी को देखिए सप्रेस करने में हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सी। जैसे हमें पता है एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी एक टाइप का वायरस है जो कि आगे जाकर एड्स कॉज कर सकता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो कि कॉज कर सकता है एचआईवी वायरस। नहीं, देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उसने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया अ की रोल प्लेड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सप्रेसिंग दिस एचआईवी, ठीक है। देखिए अगर हम H2S को किसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ड्रग्स के अंदर, H2 ड्रग्स मीन्स मेडिसिन के अंदर, अगर हम H2S को इंक्रीज कर दें तो उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट देखा गया है, जहां पर वो इस वायरस को मल्टीप्लाई करने से रिड्यूस कर दे रहा है, मतलब वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहा है। जिसके कारण क्या हुआ, जो एचआईवी जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन के इम्यून सेल्स को इफेक्ट नहीं कर पा रही है। आपको समझ आ रहा होगा आई होप कि एचआईवी वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर आके बहुत ही फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करता है, उसके कारण वो जितने भी सेल्स हैं उन सबको इन्फेक्ट कर देता है। मतलब पॉइंट इज, अगर हम अपने दवाइयों के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड इंक्रीज कर दें तो इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक देता है। नाउ ये फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बना सकते हैं इससे, जो कि एचआईवी के अगेंस्ट प्रॉपर्ली काम कर सकती है। अभी तक जो हम दवाई यूज़ करते हैं, जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, उसका नेम है कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एचआईवी एड्स को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर थेरेपी यूज़ की जाती है। बट इट इज़ नॉट अ क्योर फॉर एचआईवी, आपको ध्यान रखना है, ये क्योर की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ उसको सप्रेस करता है, इस वायरस को सप्रेस करता है। लेकिन जैसे ही ये CRT जो थेरेपी ये हटती है, वैसे ही वो फिर से वापस आ जाता है, मतलब एचआईवी फिर से वापस आ जाता है और फिर से लोग को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस ये जो CART है, इट इज नोन टू फेल, ये कभी कभी फेल भी हो जाता है इवन व्हेन द पेशेंट्स फुली फॉलो देयर ड्रग रेजिम। अगर पूरी तरीके से दवाई कंप्लीट कर ले उसके बावजूद भी कभी कभी ये CART जो थेरेपी है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है। इस पर्टिकुलर थेरेपी के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यहाँ पर बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, जहाँ पर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जो ATP को मतलब एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे उसी पर्टिकुलर चीज़ को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन को ये रोक देता है, ठीक है। इससे कारण हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। तो ऑल्दो अगर हम किसी तरीके से एचआईवी से बच भी जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यू बीमारी हो जाती है, इसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। नाउ दीज इफेक्ट्स दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमेशन एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑर्गन डैमेज कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग करा सकता है। अब कार्ड को अगर हम देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर कार्ड इतना ही अच्छा नहीं है तो क्या हम कार्ड को रोक नहीं सकते, क्या जो कार्ड थेरेपी इसको हम रोक नहीं सकते? जी नहीं, कार्ड इज द ओनली थेरेपी जो हम अभी एचआईवी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जब तक हम कार्ड को यूज करते हैं तब तक एटलीस्ट वो पर्टिकुलर वायरस सप्रेस्ड रहता है। अगर हम कार्ड को पूरी तरीके से रोक देंगे तो क्या होगा, वायरस फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा और वो अपने लेटेंट स्टेट से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी।
आई होप आपको एचआईवी के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ठीक है, जहां पर हमने बात की जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कैसे एचआईवी को रोकने में हेल्प कर सकता है हमारी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज कि हाउ बिलियनर्स उनका वेल्थ लगातार इंक्रीज हुआ है इन द पैंडेमिक, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी, उसमें ये बोला गया है दैट द शेयर ऑफ ग्लोबल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल है वो सोर हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है टू अ रिकॉर्ड पेस, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से उनका वेल्थ इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पुअर लोग हैं वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनका लगातार वेल्थ कम हो रहा है, और जितने भी रिच लोग हैं उनका लगातार वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर एंड रिच इज बिकमिंग मोर रिच। देखिए अगर हम 1995 से चेक करें तो अराउंड पूरे टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स के पास टोटल वर्ल्ड का 1% पैसा था, अब वो इंक्रीज होकर अराउंड 3% से ज़्यादा हो गया, मतलब 3% से ज़्यादा जो पैसा है टोटल वर्ल्ड का वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, कुछ बिलियनर्स के पास है। इसके अलावा कोविड के कारण ये पर्टिकुलर चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब अभी तक तो 3% हो गया था, उसके कारण और ज़्यादा बढ़ गई है। और 2020 में ये देखा गया है ये स्टीपेस्ट इंक्रीज है, मतलब स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज हुई है, बहुत ही फास्ट इंक्रीज हुई है इन द ग्लोबल बिलियनर्स का शेयर ऑफ वेल्थ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब टोटल अभी तक 3% हुआ करता था और अभी इंक्रीज होकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कुछ ही लोगों के पास वर्ल्ड का ज़्यादातर पैसा है। देखा गया है कि जो रिचेस्ट 1% है उनके पास टोटल वेल्थ का 1/3 पैसा आ गया है सिंस 1995, मतलब 1995 के बाद जितना ही पैसा था उसका 1/3 पैसा अभी सिर्फ कुछ लोगों के पास है। और जो बॉटम में जो 50% लोग हैं, मतलब जो वर्ल्ड की आधी गरीब पॉपुलेशन है, उनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% पैसा है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो जिनके पास मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जो सबसे गरीब जो 50% है उनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% पैसा है, और कुछ लोग जो बिलियनर्स हैं उनके पास मोर देन 33% पैसा आ गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोविड को आए हुए अराउंड 18 मंथ से ज़्यादा हो गया, मतलब 1.5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन द वर्ल्ड इज इवन मोर पोलराइज्ड। इसका मतलब है कि जो इनक्वालिटी जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर देखा गया है कि जो बिलियनर्स का वेल्थ है इट रोज बाय मोर देन $4 ट्रिलियन इन द लास्ट कोविड पैंडेमिक। सिर्फ इस पैंडेमिक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जिनका जो वेल्थ है वो लगातार इंक्रीज होकर $4 ट्रिलियन से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। दैट इज 100 मिलियन मोर पीपल ज्वाइन द रैंक्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। और इसमें ऐसा हुआ है कि 100 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अब जो पहले किसी तरीके से अपना गुजारा कर भी लेते थे, बट वो अब पुअर हो चुके हैं, मतलब वो अब गरीब हो चुके हैं, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पैंडेमिक के कारण वापस पॉवर्टी के अंदर गिर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। जो फर्स्ट में हमने बात की थी कि पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअर एंड द रिच आर बिकमिंग मोर रिच, ठीक है। सो दिस इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। आई होप आपको आज का डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आज के क्वेश्चंस को हम रिवीजन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके आंसर हम कल के वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 2 years इन नागालैंड। सेकंड क्वेश्चन, बीएसएफ हैज द पावर टिल 80 किलोमीटर इन गुजरात। Third, Gauteng district is located in Nagaland in India, where the recent incident of that army के कारण जो 13 लोग जो मारे गए थे उसका इंसिडेंट अभी recently took place. Fourth is combined antiretroviral therapy is used to cure HIV. Fifth and the last question is that the pandemic has seen an increase in people with lower wealth to rise many folds. ठीक है, इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देना है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो कल के क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द इंडिया एंड रशिया साइन डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रिसेंट मीट ऑफ 2021। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है इंडिया और रशिया 2000 के अंदर बन चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। 2000 में ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके थे। अभी रिसेंटली उन्होंने 28 न्यू एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड इज फाइजेला अक्यूटा इज एन इन्वेजिव प्लांट फाउंड इन केरला। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ स्नेल। जैसे आपको याद होगा, कल हमने आपको पिक भी दिखाई थी इसकी, इट इज अ स्नेल। थर्ड इज अंडर एफ्स्पा सिक्योरिटी फोर्सेस कैन अरेस्ट समवन इवन इफ दे हैव नॉट डन एनीथिंग येट। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। कल हमने इसके बारे में बात की थी। किसी को प्रीएम्प्टिव अरेस्ट भी कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव का मतलब है अभी अगर उसने कोई गलती की नहीं है, बट अगर ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि हो सकता है आगे आकर ये कुछ कर सकता है, तो उससे पहले उसको अरेस्ट किया जा सकता है। The fourth question is AFSPA was brought by Lord Canning in 1942। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो वो थे जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, उसके टाइम में उन्होंने एफ्स्पा को स्टार्ट किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज कि अंडर कैंपा फंड 75% इज मनी गिवन टू स्टेट्स एंड 25% इज गिवन टू सेंटर। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि 90% इज गिवन टू स्टेट्स एंड ओनली 10% इज गिवन टू द सेंटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, share and subscribe the video, and thank you so much for listening.